आप विद्वान हैं, विप्र भगवान हैं, प्रिय अनुज को हृदय से क्षमा दान दें। आप विद्वान हैं, मानता हूँ लखन ने बहुत भूल की, और बातें कहीं आपसे सूझी। यह भी सोचे ऋषि, ये बुद्ध बाल है मन का भोला भला, किंतु बाचाल है आप ज्ञानी तपी संयमी वाग्मी। प्रिय अनुज के अहित को न सम्मान दें। आप विद्वान हैं, सूर्य की दीप से कोई समता नहीं, हो पवन वेग को भार तिनका नहीं। आपके मर्म को ये न समझा अभी था सागर की बातें, कहीं नद नदी अनुभवों से रहित बुद्धि नादान है। फिर भी अधरों की मेरे ये मुस्कान है, मान लो मुनि विनय कर रहा हो बिनत। प्रिय अनुज को हृदय से क्षमा दान दें। आपको विद्वान। नमस्कार, ये थे कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति प्राप्त लक्ष्मण एवं राम अभिनेता रहे पंडित रामचंद्र त्रिपाठी प्रसून, जो कि कानपुर की रामलीला के प्रमुख पथ प्रदर्शक, कवि, उद्भट विद्वान, ख्याति लब्ध मंडलाधीश तथा कलाकार रहे यश शेष पंडित रूप राम त्रिपाठी के सबसे छोटे सुपुत्र हैं। जनपद कानपुर देहात में शिवली के निकट ग्राम नहरीबरी की मूल निवासी यश शेष पंडित रूप राम त्रिपाठी का नाम कानपुर की रामलीला के प्रमुख स्तंभ के रूप में लिया जाता है। रूप राम जी के 5 पुत्र पंडित बालकृष्ण त्रिपाठी, पंडित श्री कृष्ण त्रिपाठी, पंडित रामकिशन त्रिपाठी, पंडित श्याम सुंदर त्रिपाठी और पंडित रामचंद्र त्रिपाठी थे। यह शेष पंडित ज्वाला प्रसाद जी की मंडल में परशुराम का अभिनय करने वाले पंडित रूप राम त्रिपाठी ने बाद में अपना मंडल बना लिया था और स्वयं रावण का अभिनय करने लगे थे। उनका लिखा सीता स्वयंवर आज तक लोकप्रिय है, जिसके आधार पर ही कानपुर और आसपास के जनपदों में धनुष यज्ञ एवं लक्ष्मण परशुराम संवाद की रामलीला का मंचन होता है। बाद में उन्होंने रावण संदेश नामक भी एक पुस्तक लिखी थी। पंडित जी ने अपने 5 पुत्रों को क्रमशः अपने मंडल में रामलीला कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित किया था। 5 भाइयों में सबसे छोटे रामचंद्र त्रिपाठी ने महज 9 वर्ष की आयु से सन 1950 के लगभग लक्ष्मण का अभिनय प्रारंभ किया था। इनके साथ इनसे 2 वर्ष बड़े भाई स्मृत शेष श्याम सुंदर त्रिपाठी राम का अभिनय करते थे। उनसे बड़े स्मृत शेष बालकृष्ण त्रिपाठी एवं स्मृत शेष श्री कृष्ण त्रिपाठी लक्ष्मण का अभिनय करते थे तथा स्मृत शेष रामकिशन त्रिपाठी राम की भूमिका निभाते थे। बड़े होने के बाद ये लोग रामलीला के अन्य पात्रों की भूमिकाएं निभाने लगे थे, क्योंकि उन दिनों एक निश्चित आयु तक के बच्चे ही राम लक्ष्मण का अभिनय करते थे। अतः इन लोगों के बड़े होते ही पंडित रूप राम त्रिपाठी ने श्याम सुंदर त्रिपाठी एवं रामचंद्र त्रिपाठी को राम लक्ष्मण की जोड़ी के रूप में तैयार किया था। अल्पकाल में ही राम लक्ष्मण की इस जोड़ी को अभूतपूर्व ख्याति मिलनी शुरू हो गई। दोनों बच्चों के अभिनय कौशल के कारण हर तरफ इस जोड़ी की मांग होने लगी, जिसके कारण रूप राम जी की मंडली को रामलीला के कार्यक्रम दर कार्यक्रम मिलने लगे। लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला से रूप राम जी की आर्थिक प्रगति भी खूब हुई। इस बीच लक्ष्मण बनने वाले रामचंद्र त्रिपाठी से किसी सज्जन ने शिक्षा के बारे में पूछ दिया और यह भी बताया कि रामलीला के साथ साथ आपको अपनी शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। बालक रामचंद्र त्रिपाठी को यह बात जच गई और उन्होंने अब रामलीला से अधिक अपनी शिक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ वर्ष ऐसे बीते जब शिक्षा और रामलीला साथ साथ चली। पिता
पंडित रूपराम त्रिपाठी की तरह साहित्यिक प्रतिभा के धनी पंडित रामचंद्र त्रिपाठी प्रसून ने रामलीला के लिए कई चिरजीवी गीतों की भी रचना की, जो आज भी रामलीला मंचों पर बोले जाते हैं। उनमें परशुराम जी द्वारा श्री राम के प्रति बोला जाने वाला गीत प्यासे अधर शक्ति अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, तथा धनुष के प्रति बोला जाने वाला कुछ कह न गए मेरे पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या रोऊं, तो इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि इनके बिना आज परशुरामी ही अधूरी लगती है। पढ़ाई के दौरान ख्याति प्राप्त परशुराम अभिनेता रहे यश शेष पंडित कृष्ण मुरारी त्रिपाठी ने रामचंद्र त्रिपाठी की कई प्रकार से सहायता की थी। अतः पंडित रामचंद्र त्रिपाठी प्रसून ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा से कई कालजयी गीतों की रचना करके मुरारी जी की परशुरामी को सजाने का हर संभव प्रयास किया, जो पूर्णतः सफल रहा। दोनों लोग लगभग एक साथ ही अभिनय करने जाते थे। बाद में जब प्रसून जी ने लक्ष्मण का अभिनय बंद करके राम बनना प्रारंभ किया, तब पंडित रामचंद्र त्रिवेदी लाल इनके साथ लक्ष्मण बनने लगे थे और सन 1976 तक ये तिकड़ी रामलीला मंचों की पहली पसंद बनी रही। उसके बाद प्रसून जी ने रामलीला से संन्यास ले लिया। प्रसून जी को पढ़ाई लिखाई करने का लाभ यह मिला कि श्रम आयुक्त कार्यालय में नौकरी मिल गई और बाद में आप वहीं से प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। रामलीला से संन्यास लेने के बाद प्रसून जी ने कवि के रूप में भी प्रतिष्ठा अर्जित की और यश शेष, गोपाल दास, नीरज जैसे ख्याति प्राप्त कवियों के साथ अनेक बार मंच साझा किए, परंतु बाद में मंची कविता पाठ से भी वैराग्य ले लिया, लेकिन काव्य सृजन जारी रहा। आपके 2 गीत संग्रह गीत गुंजार तथा करुणा हुई सुहागन प्रकाशित हो चुके हैं, जिनका प्रत्येक गीत प्रसून जी के रचना कौशल की अप्रतिम प्रतिभा का दर्शन कराता है। 2 अक्टूबर 1942 को जन्मे पंडित रामचंद्र त्रिपाठी प्रसून ने 19 फरवरी 2023 की रात 11:30 बजे इस संसार को सदा सदा के लिए अलविदा कह दिया। प्रस्तुत है पंडित रामचंद्र त्रिपाठी प्रसून से उनकी अभिनय एवं साहित्यिक यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 7 अगस्त 2016 को ही विस्तृत बातचीत। बताया कि आपका रामलीला में कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपका कितने दिन तक इन्वॉल्वमेंट रहा रामलीला में? ऐसा है, मेरे पिताजी जी रामलीला की मंची स्थापना के मतलब दूसरे नंबर के इसमें सबसे पहले पंडित ज्वाला प्रसाद जी मतलब ये मंचन का कार्य पहले झांकियाँ लगा के रामलीला होती थी जी, लेकिन बाद में ज्वाला प्रसाद जी ने स्टेज का प्रयोग किया। स्टेज का प्रयोग करने में मेरे पिताजी उनके निर्देशन में परशुराम का अभिनय करते थे। ज्वाला प्रसाद जी की मंडली में? हाँ, ज्वाला प्रसाद जी की मंडली में परशुराम का अभिनय करते थे। लेकिन समय के साथ पिताजी को ये लगा कि ये काम हम अपने हिसाब से करें, तो पिताजी ने भी मतलब मंडल खोला। अच्छा। ये लगभग मैं आपको बात बता रहा हूँ, लगभग 100 साल पर 100 वर्ष पहले जी। हाँ, पहले जी। उसके बाद जब पिताजी ने मतलब ये मंडल खोला तो हम 5 भाई थे जी। 5 भाइयों में सब 5 भाई लड़कों को उन्होंने शनै पहले हमारे बालकृष्ण त्रिपाठी नाम था, उन्होंने लक्ष्मण का पाठ शुरू किया। वो इतना अच्छा करते थे कि उस समय जितने परशुराम है ये सब कन्नी काटते थे जी, मतलब उनके साथ बनने। उसके बाद एक श्रीशन भाई थे, उनको भी मतलब उन्होंने लक्ष्मण का पाठ सिखाया। उसके बाद रामकिशन भाई थे, उनको भी मतलब राम का पाठ सिखाया। उसके बाद श्याम सुंदर त्रिपाठी और माई सर जी, ये 2 बच्चे, तो ये राम लक्ष्मण का हमको समय मेरी आयु 9 वर्ष की थी जी, और श्याम सुंदर की आयु 11 वर्ष की थी। तो हम दोनों को कुछ ऐसी सफलता मिली कि घर की सेहत बदल गई। राम और लक्ष्मण की जोड़ी बना करके और मैचलेस। लोग कहते थे ऐसा भूतो न भविष्य, ऐसे राम लक्ष्मण की 11 वर्ष की आयु और 9 वर्ष की आयु। नंबर 2, परिवार में वातावरण था तो क्लासिकल म्यूजिक तक में, शास्त्रीय संगीत में भी हम लोगों को महारत हासिल हो गए सुनते सुनते हम महारत हासिल। तो इस प्रकार का रोल पहले किसी ने इस उम्र में किया ही नहीं था। अच्छा, सबसे छोटी जोड़ी
इतनी छोटी जोड़ी पहले नहीं होती थी ये, नहीं कि 11 और 9 वर्ष की आयु के बच्चों को बनाया जाए, नहीं नहीं होती नहीं बनाया क्या, वो लड़के कर ही नहीं सकते थे। जी। हम लोगों के साथ संस्कार जुड़े। हाँ। दूसरी बात, जब से जन्मे तब से वही। रामलीला का माहौल ही हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं, कई प्रदेश के लोग रामलीला से संबंधित लोग आते जाते थे, वातावरण था। तो उस वो क्या घर में प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम चलता था कलाकारों? नहीं प्रशिक्षण का नहीं। अब कोई कलाकार आता था तो, और दूसरी बात हम लोग चरित्र भी देखते थे, तो ये चर्चा होती थी। प्रशिक्षण क्या मतलब, प्रशिक्षण नहीं। अब कोई तबला वादक आया तो उसको तबला सुनते हम लोग, कोई रात दिन माहौल उसी टाइप का था। अच्छा। हाँ, रात दिन और सब भाई करते थे। तो मतलब जब से जन्म लिया था रामलीला ही थी, दिखाई पड़ी। रामलीला ही दिमाग में, हमारे परिवार में, क्योंकि सब उसी में इंडल्स थे। जी। तो वो मतलब हम लोगों ने सन 50-51 में बनना शुरू किया था। जी। सबसे पहला स्टेज उन्नाव में हम लोगों को मिला था। एक वकीलों की रामलीला होती है। हाँ जी, होती है। हाँ, अभी भी होती है। अभी भी होती है। बड़ा स्टेडियम वगैरह बनाया था उन्होंने, तो उससे शुरुआत हुई थी। उससे जब हम लोग शुरुआत हुई तो धीरे तहलका मच गया रामलीला क्षेत्र में। तो ऐसे हमारा तो नहीं, हमारे कहने वाले वो जो आपके पिताजी ने पंडित रूपराम त्रिपाठी जी, उन्होंने उनकी सुनते हैं कि मंडली थी, उसमें कलाकारों को मासिक में पेमेंट मिलता था और बराबर ट्रेनिंग प्रशिक्षण। मासिक पेमेंट तो नहीं करते थे जी, मतलब पेमेंट तो मतलब कार्यक्रम के हिसाब से होता था। कार्यक्रम के हिसाब से मतलब ये करते थे। उस समय तो सस्ता समय था, किसी को 5 रुपये, हाँ, किसी को 7 उस रुपये, युग के हिसाब, किसी को समय के 6। हिसाब। तो वो जितने दिन काम करते थे, जब ऐसा भी होता था कि मान लीजिए 2 रोज के लिए मतलब खाली है, जी। तो पिताजी पेमेंट नहीं करते थे। इसको पेमेंट देंगे, घर चला जाएगा, 10 रोज बाद लौटेगा, तो 2 रोज घर में रोक लेते थे। अच्छा, इस तरह से घर में रुके रहते थे। हाँ। फिर भी नहीं, कलाकारों की तैयारियों के लिए क्या वो कुछ बना सिखाते थे, लिखते थे? नहीं कला, पिताजी हमारे बहुत अच्छे कवि भी थे। जी हाँ, वही। हाँ, संस्कृत के विद्वान थे। जी। 1-2 पुस्तकें भी उनकी प्रकाशित हुई, श्री कृष्ण पुस्तकालय वालों ने की थी। जी। एक रावण संदेश जी। और एक सीता स्वयंवर। हाँ जी। सीता स्वयंवर में नारदों से लेके और धनुष भंग तक, उसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद भी था। सब कलाकारों का मतलब उसमें कुछ दूसरे लोगों की भी रचनाएं सम्मिलित थीं। जी। मतलब एक संग्रहकर्ता के रूप हाँ। में पिताजी थे। जी। तो पिताजी की शोहरत पूरे प्रदेश में थी रामलीला से संबंधित। और आज तक है। मतलब ये कोई ऐसा मूर्धन्य कलाकार ही नहीं था कि जो पिताजी को भप्पा कह के पैर न छूता हो जी। और आता जाता न हो। उस समय पिताजी की प्रतिभा शिखरस्थ थी। वो परशुराम का अभिनय करते थे, अन्य भी अभिनय करते थे? नहीं, परशुराम का तो ज्वाला प्रसाद जी के उसमें करते थे। अच्छा, अपने जब मंडल। अपना किया तब रावण का पाठ करने लगे थे। अच्छा। और रावण के पूरे रावण बाणासुर संवाद का पूरा उन्होंने अपनी कलम से ही लिखा था। रावण संदेश करके पुस्तक प्रकाशित जी। की थी। उसके कुछ कविता हमको अब भी याद है। जी। एक अच्छा, और वो कि हमने तो एक पुस्तक में वो केशव के कोट के कवि थे। जैसे एक मैं आप जी। 2-3 कवि जो हमको याद हैं सुना रहे हैं जी। आपको। लंका का वर्णन कर रहे हैं। जी। शिखर तकूब पे विराजे वह दिव्यपुरी, मणि से अलंकृत दीप्ति दमके ज्यों दामनी, कनक कंगूर प्रति हीरा पुखराज जड़े, फहरें सुकेत व्योम छाजे चीरी आमनी, कोयल चकोर मोर बोलत बरबागन में, बिहरें तड़ागन गीत गामे हंस भावनी, सारद सच्चानी हरसानी शिवा रूप राम, करती किलोल मानो मनमत की कामनी। मनमत की कहानी, बहुत सुंदर। तो वो बहुत अच्छे कवि थे। जैसे ये तो इसका मतलब उनकी शिक्षा भी उच्च कोटि की रही होगी अपने समय में? संस्कृत के विद्वान थे वो। जी। हाई स्कूल इंटरमीडिएट वाले नहीं थे। हाँ, शास्त्रीय आचार्य इस कोटि के हाँ, थे। वो युग था भी इस तरह की शिक्षा के महत्व वाला था। संस्कृत के विद्वान थे और कवि भी थे, तो वो उनका मैं कवि तो थे, लेकिन जो कुछ उन्होंने लिखा वो सब रामलीला के परिप्रेक्ष्य में ही लिखा। हाँ, वही। हाँ, रामलीला को ही उन्होंने अपने रामलीला के इस संबंध में तो तमाम परशुरामों को के लिए लिखा। राम लक्ष्मण सब मतलब रामलीला के जितने पात्र हैं
जब उनका ध्यान ठीक हुआ तब लिखते थे। जी। ये नहीं कि इसी के लिए लिखे। हाँ हाँ और सब बहुत अच्छे कवि थे। जैसे दो कवि हमें बहुत पसंद हैं उनके, जी ये पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण जाते हैं जी फूल चुनने, तो जब द्वार पर पहले माली मिलते हैं, जी 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 तो वो माली राम से कहते हैं, है ये बाग निवियों से औतन चीको कीजिए आराम, राम भय थड़ छाही क्षण एक माही लाल चलियों में तिहारे साथ सुरुचि प्रसून तोड़ धनियों से उपाय में रूप राम का ही समय जनक की किशोरी गोरी सकिन समेत ध्यान ये अमराई में छग यो लोग छैल भूल जइयो पूर ले वो विसर जइए अवध फिर रहियो मिथिला की। क्या बात है, क्या बात। उसके बाद में आगे चलते हैं तो मालिनी मिलती। मालिनी के लिए लिखा था उन्होंने, दशरथ के लाल ये बात सुनी कानन सो मिथिला की गलियन काल खूब रंग राचू है, रूप राम रूप यो दिखाए नर नालिन को प्रेम जाल फांस के अजीब ढंग जाचो है, हम मालिनी गरीब ने कहा है बिगाड़ो नाथ, फूलन बहाने आए जिनको दिल जाक्षो है, देख सी स्वामिनी को रूप मद चूर हुई है, जिनको रिच ब्रह्मा ने टोरी डालो साचो है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत अच्छे कवि थे, हर एक रस में उन्होंने लिखा, जी 9 रस में कविताएं लिखी। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। ये उनका अपना था और उसी से रामलीला को संबल उन्हीं से मिला। और ये आज भी चरित्र आप देखें, जी। अब तो बेईमानी होने लगी है पात्रों में, तो पिताजी का नाम रात भर में 10-20 बार आ ही जाएगा। हाँ हाँ आ जाता कभी बिना परशुराम के, कभी लक्ष्मण के, कभी राम के, कभी किसी। जी उनकी आज भी वो मतलब रामलीला के क्षेत्र के लिए अमर है। जी हाँ बिल्कुल अमर है और रचनाओं में अमर है। रचनाओं से ही तो जी। और फिर आगे कार्यकाल फिर आपका कैसे चला रामलीला में? फिर नहीं, फिर तो व्यक्तिगत रूप से मतलब 5 वर्ष तक तो रात दिन उसी में मतलब ये व्यस्त रहे। इतनी व्यस्तता थी कि हम लोग जिद करके मतलब 1-2 रोज कानपुर में रहने की जिद करते थे। आयु कम थी, बोर हो जाते थे, कंटिन्यूस करते कार्यक्रम करते करते हाँ, कहीं ना कहीं मंडलियाँ लगती रहती थी, कार्यक्रम लगे रहते अब थे। आप समझ लीजिए यदि हम न करते तो महीने के 31 दिन के बुकिंग होती थी। अच्छा तो जब बुकिंग होती तो हम कह देते थे हम जाएंगे नहीं, तब फिर इधर उधर करके काम करते। अच्छा अच्छा अच्छा, और इतना धनार्जन हो रहा था, श्रद्धा का युग था कि परिवार की सेहत बदल गई थी। अच्छा उस आपके दोनों लोगों के भाइयों के बनने के बाद से बनने के बाद से कार्यक्रमों की श्रृंखला भी बढ़ गई और कार्यक्रमों की श्रृंखला बढ़ गई, आय बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। जी फिर हमारे जीवन में घटना घटी कि सन 55 या 56 की बात है। जी एक बालक वर्ग सभा कुरसवा में सोसाइटी थी, वो कार्यक्रम करते थे। वो आज पहले सवारी निकलती थी नगर भ्रमण के लिए, तो सवारी में हम एक सर्जेंटी गुरु कानपुर के बहुत प्रख्यात नागरिकों में थे, उनके घर गए। उनके पिताजी की आयु 95-96 वर्ष की थी। तो उन्होंने जब हम सवारी गई तो बाकायदे मुँह उठवा के पैर धोए, पैर धोने के बाद में पूरे मकान में 3-4 सबको शरणामृत दिया। उनका जो नाती था सर्जेंटी गुरु का लड़का, उसको देने लगे, तो उसको मतलब ये इंग्लिश से कर रहा था और डेंगू कॉलेज से, तो उसने मतलब कुछ आनाकानी की, तो बाबा बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि वो उठावे डंडा, तो उसने संकोच करके किसी टाइप से फोटो से छुपाया। दूसरे रोज वो हमसे मिलने आया, उस समय हम लोग श्रृंगार कर रहे थे, तो हमसे वो बोला कि आप लोग तो अजीब करिश्मा हो, इतनी कम आयु में इतना मेमोराइज करना, उसके बाद में बड़ी महफिल में उसका प्रस्तुतिकरण करना इस एज में, ये करिश्मा है। तो प्रशंसा करने के बाद हमसे बोला और आप लोग क्या करते हैं? तो हमने कहा इसी से नहीं टाइम मिलता। तो बोला शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं? तो हमने कहा बताया नहीं, इसी से टाइम नहीं मिलता। तो हमसे बोला जी आपको ईश्वर के तुल्य सम्मान मिल रहा है, यदि आपने ज्ञानार्जन नहीं किया तो ये सम्मान ही आपको भस्मीभूत कर देगा। ये बात हमें लग गई। उसके बाद में हमने पिताजी से छिपा के
मतलब कि पढ़ाई की तरफ कदम उठाया, इसलिए सबको बड़ा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि पिता से विद्रोह करना पड़ा। अच्छा, हाँ, शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए। और पिताजी हरदम हमें परेशान करते थे, तो एक दो बार तो परेशानी हमने, फिर एक माँ कस्तूरबा स्कूल था, उसमें हमने, क्योंकि हमारी एजुकेशन छूट गई थी, इसलिए हमने 7वें पास की टीसी बनवा के 8वीं में एडमिशन लिया। तो बाकी फॉर्मल एजुकेशन हो नहीं पाई आपकी रामलीला के चक्कर में, शुरुआती दौर की जो प्राइमरी? नहीं, प्राइमरी दौर की थी, 4 या 5 दर्जे तक पढ़े थे। जी जी, अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, मूल गांव कौन सा है, कहाँ? नैली भरी कानपुर। वहाँ तो ये कार्यक्रम की श्रृंखला वहीं से शुरू हुई थी, गांव से ही? नहीं, फजलगंज में गणेश फ्लावर मिल के सामने हमारे पिताजी रहते थे। अच्छा अच्छा। उसमें 5 कमरे का एक आंगन का फ्लैट था, उसी में से परिवार रहता था। अच्छा अच्छा, तो आपका जन्म यहीं हुआ, इसी कानेपुर में ही? नहीं, जन्म तो हमारा व्यक्तिगत और हमारे बड़े भाई का गाँव में हुआ, जी। लेकिन बाकी लोगों का अच्छा, मतलब पिताजी पहले जन्म से पहले ही आपके यहाँ से अपना रह रहे थे? हमारे जन्म के बहुत पहले से। वो रामलीला के ही कारण? हाँ, नहीं, रामलीला क्या, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो पिताजी मतलब घर से अलग हो गए थे, क्योंकि हमारी दादी बड़ी क्रूर मिजाज की थी। अच्छा, तो वो कुछ पारिवारिक स्थितियाँ थी जो अलग पहले ही हो गए थे। अच्छा अच्छा, तो इसलिए अपना कमाने खाने के लिए बाहर निकल के आ गए। हाँ। तो संपर्क में आ गए। हाँ, तो उस ढंग से। अच्छा, तो ये जो रामलीला का जो दौर उस समय चला, फिर आपकी पढ़ाई लिखाई में फिर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया? नहीं, फिर पढ़ाई लिखाई चलने लगी। विरोध ऐसा हुआ कि हमको मतलब घर से उठ के और घर छोड़ के पंडित कृष्णवारी त्रिपाठी जो उस समय के सबसे अच्छे परशुराम नवयुग परशुरामों में थे, हमारी मित्रता उनसे थी। अच्छा अच्छा अच्छा। गहरी मित्रता थी। हमने उनके आगे समस्या रखी कि अब हम घर में रुकना नहीं चाहते, तो फिर उनके साथ रहने लगे थे। अच्छा, 19 वर्ष रहे उनके साथ में? 19 वर्ष, मतलब उन्हीं के साथ में हमारी शादी हुई, सारी एजुकेशन उन्हीं के साथ में रह के BA तक की हुई। उसके बाद में उन्हीं के साथ में रहने पर शादी हुई हमारी, उन्हीं के साथ में रहने में 2 लड़के पैदा हुए। साहित्यकार कोटे में ही रतनलाल नगर में मकान मिल गया जिसमें आप बैठे हैं। जी जी जी। तो फिर यहाँ शिफ्ट कर गए, तब से अलग हुए। तो फिर रामलीला क्या पीछे छूट गई थी? रामलीला चलती रही थी घर छोड़ने के बाद? नहीं, रामलीला चलती रही। सन 75-76 तक हम लोग लाल काम करते रहे मुरारी जी के यहाँ। दूसरी बात, मुरारी जी के हम इतने शुभेच्छु थे जी कि मतलब लक्ष्मण बनने में हमसे मुरारी जी से एक बार ऐसा मतलब वाद विवाद हो गया कि हमने ये निश्चय किया कि अब हम लक्ष्मण का पाठ छोड़ देंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस समय हमारी लेबर कमिश्नर ऑफिस में सर्विस भी लग गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तब फिर वो घूम फिर के स्थिति आई कि हमने लक्ष्मण बनना बंद कर दिया और राम बनने लगे। राम बनने में हम लोगों ने कहा कि इतना मर्यादित अभिनय कोई करता ही नहीं, तो फिर राम बनने लगे हम। लक्ष्मण में ये आ गए, पहले दूसरे लोगों से समझौते होते रहे, उसके बाद ये आ गए, तो आखिरी में हम राम बनते रहे। अच्छा, राम के रूप में फिर आपने बंद किया। तो वो एक तरीके से परिवार के माहौल से शुरुआत हुई रामलीला की। फिर आपने वो तो जीवन को थोड़ा सा वो दिशा मिल गई वहाँ से कि हमें एजुकेशन भी बढ़ानी है, तो इसलिए नहीं, जीवन इतनी तो बुद्धि आ ही गई थी कि चूँकि रामलीला में जो बहुत अच्छा, हमसे भी ज़्यादा अच्छे बनते थे, उन्हें आयु अधिक होने के कारण जोकरी करने पड़े, क्योंकि और कोई साधन था नहीं। हाँ, तो मतलब इतने भविष्य वो दिखाई पड़ा कि इसका हमको भविष्य अपना ये दिखाई पड़ा। जी जी जी। तो उसको भविष्य को दिखाने के लिए एजुकेशन प्राप्त करके और हमारी ईश्वर ने सहायता की, हमको लेबर कमिश्नर ऑफिस में गवर्नमेंट की सर्विस भी मिल गई। बहुत। अभी फिर आपका साहित्य चयन कब से शुरू हुआ अपना खुद का? साहित्य का जब ये मतलब ये साहित्य का तो जिस समय हम ये दिमाग में आया कि अब शादी भी हो गई थी हमारी कि अब ये रामलीला से मतलब, तो चूँकि ललित कलाओं से संपर्क में थे, उसी क्रम में हम कविता में आ गए। नंबर 2, हमारा अनुभव ये है कि किसी छोटे बच्चे को यदि 100 गीत या कविता याद करा दी जाए तो कभी हो जाए। अच्छा।
चूंकि लय ध्वन हाँ, उसको मालूम हो जाती है गति केवल। आ जाती। विचार तो सबके पास होते हैं, जी जी, केवल शब्द गढ़ने होते हैं। केवल लय गति नहीं मिल पाती। जी तो हमको लय गति मतलब बहुत अच्छे ढंग की मालूम थी। तो कविता में भी हमने मतलब इतनी प्रगति की कि गोपाल दास नीरज के साथ में मूव कर रहा था। जी एक बार ज्योति शंकर शुक्ला ने एक मित्र थे, उन्होंने नीरज जी से कहा कि नीरज जी, कविता पाठ में आपकी सानी का कोई हिंदुस्तान में दूसरा है? आप तो पूरा देश घूमते हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तो दूसरा अभी नहीं है, लेकिन प्रसून यदि ऐसे लगे रहे तो प्रसून हमसे ज़्यादा अच्छी पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रसून को का अभ्यास अधिक है, स्वर पर कमांड अधिक है। जी। तो मंच उसमें भी- मंच अभिनेता रहे, बचपन से रहे तो स्वर पे कमांड रहा है हाँ। इसलिए। ये प्रसून नाम कहाँ से मिला आपको? प्रसून नाम एक हमारे मित्र ऋषिकेश जी थे, जी उन्होंने मतलब घटना ऐसे घटी कि हमने कविता लिखना शुरू किया था। तो एक सबसे पहला गीत जो हमने लिखा वो था, चंद्रमा में नहीं, चांदनी में नहीं, रूप तुस्सा किसी यामिनी में नहीं, स्वर्ग में ऐसी दिव्यांगना कौन है, ऐसी रसधार मंदाकिनी में नहीं। जैसी ने सूफी बाद में ब्रह्म की कल्पना स्त्री रूप में की, जी तो उसी ब्रह्म रूपी स्त्री का वर्णन हमने मतलब इस गीत में कर दिया। और पढ़ने का ढंग इतना अच्छा था कि उस समय ये रामकृष्ण त्रिवेदी डीएम थे कानपुर में, उन्होंने एक मंच बनवाया था होली के दिन, मतलब ये कार्यक्रम होता था। तो उसी सब उसके महीने भर पहले हमने गीत लिखा था, तो ऋषिकेश जी को सुनाया था। ऋषिकेश जी वो जो परशुरामी भी करते थे? नहीं, वो अलग थे? वो अच्छा, ऋषिकेश- अच्छा वो अलग थे। राधे श्याम सक्सेना ऋषिकेश थे, जी। यहीं रहते थे। जी जी तो उन्होंने हमसे कहा कि वो ये कवि गोष्ठी है तो चलोगे सुनने? तो हमने कहा जब कविता क्षेत्र में आ गए तो सुनने से ही तो समझ आएगी। तो मतलब ये हम चले गए साथ में, नीचे जनता में बैठे, ऊपर ऋषिकेश जी स्टेज पर बैठे थे। जिस समय मैं गया उस समय कानपुर के सुप्रसिद्ध गीतकार रामस्वरूप सिंदूर जी कविता एक गज़ल पढ़ रहे थे, और वो उस समय कानपुर में सबसे अच्छे थे इसमें जो कविता पाठ में। तो वो जैसे ही वो उठे, संचालक को ऋषिकेश जी ने कहा कि वो आप रामचंद्र त्रिपाठी प्रसून को बुलाओ। उन्होंने अपनी तरफ से नाम रख दिया। अच्छा अच्छा हाँ, संचालक बोला कि वो अब आपको रामचंद्र हमसे इशारा ऋषिकेश करें, आओ आओ आओ। हम चले गए, हमने कविता पढ़ी, वो गीत पढ़ा, उसका असर ये हुआ कि सिंदूर जी से बेटर परफॉर्मेंस हो गई। जी तो उसकी बड़ी जी 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 चर्चा रही। तो चर्चा होने के बाद में मतलब ये धीरे धीरे हम फिर देव प्रसाद राही कानपुर के बहुत अच्छे कवि थे, उनके टच में आए। फिर धीरे से नीरज के टच में आए। नीरज ने हमसे कहा कि देखो हम ये रामलीला में रह के तुम्हारी साधना तो हो गई, लेकिन अब कविता में तुम करके जीवन नष्ट मत करो। अपना एग्जाम्पल उन्होंने दिया। कहना हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम परिवार भी नाराज। उन्होंने ये कहा कि कविता की लाइन से हटो, गवर्नमेंट सर्विस तुम्हारे, हमारे पास तो सर्विस नहीं थी, हमारे पास गवर्नमेंट सर्विस है, ज़िंदगी को संभालो। कविता में बहुत आगे हो गए और परिवार भी छूट गया, तुम्हारा जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया जैसा हमारा है। उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया। तो उन्होंने कहा इससे हटो और कविता का शौक है, मतलब आगे तो लिखते रहो, प्रकाशन करो। अच्छा अच्छा, तो फिर एक मंच से हटो। मंच में हर एक मंच में, चाहे कविता का मंच हो चाहे मंच है, वहाँ राजनीति है, बदमाशी है, शरारत है। तो उनका ये शरारत बदमाशी से हटो, इसमें लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तो हमने फिर कविता लिखते रहे, लेकिन फिर हमने कवि सम्मेलनों में आना जाना बंद करके सीधे गवर्नमेंट की सर्विस की। और चूँकि अध्यात्म की हमारे साथ में जुड़ी थी, हम अध्यात्म में प्रवेश कर गए। अच्छा, तो फिर कविता लिखने लगे। रामलीला की भी कुछ कविताएं लिखी आपने? रामलीला के अपने संबंध में हाँ नहीं, रामलीला में जैसे राम बनते थे जी तो राम में मतलब एक जो लिखे
बड़ी ख्यात मिली है हमको। एक आध याद है? हाँ सुना है, जी। जिससे मैं लक्ष्मण को समझाते हैं राम, ये लक्ष्मण के संबंध में परशुराम जी से बात करते हैं, उस समय का है एक गीत मैंने लिखा था। विद्वान हैं विप्र भगवान हैं, प्रिय अनुज को हृदय से क्षमादान दें। क्या बात। आप विद्वान हैं, मानता हूँ लखन ने बहुत भूल की, और बातें कहीं आपसे सूझी, यह भी सोचे ऋषि ये बुद्ध बाल है मन का भोला भला, किंतु बाचाल है आप ज्ञानी तपी संयमी वाग्मी, प्रिय अनुज के अहित को न सम्मान दें। आप विद्वान हैं, सूर्य की दीप से कोई समता नहीं, हो पवन वेग को भार इनका नहीं। आपके मर्म को ये न समझा अभी था सागर की बातें, कहीं नद नदी अनुभवों से रहित बुद्धि नादान है, फिर भी अधरों की मेरे ये मुस्कान है। मान लो मुनि विनय कर रहा हो बिनत, प्रिय अनुज को हृदय से क्षमादान दे। आप विद्वान। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गीत होगा ये अपने समय में जब बोला जाता है। बोलते थे वहाँ झालर फोड़ने के टाइम जब चलते थे, वो भी गीत बढ़िया, वो पूरा याद करना। और एक आध और कहीं की प्रसंग की कोई कविता जो आपने लिखी हो? और रामलीला की कविताएं तो इस समय विस्मृत हो रही हैं। विस्मृत क्या मतलब, किसी की 4 लाइन पढ़ सुनने याद आएंगी। हाँ हाँ, नहीं जो कोई अब ज़्यादा फेवरेट जिसे उसका प्रयोग करना है आपको है। हाँ? कुछ ऐसी कविताएं होती हैं जीवन में कि इनका प्रयोग तो हमें करना है किसी तरीके से उनको लगा करके, ऐसी कुछ फेवरेट कविताएं अपनी हो जाती हैं जो आपकी लिखी हुई हों। उस समय तो जैसे राम में तो ये फेवरेट गीत था, हाँ जहाँ बनते थे यही पढ़ते थे। जी जी। अच्छा, राम में सफलता हमको इसलिए अधिक मिली कि हम एजुकेटेड थे। अच्छा। समय तक रामलीला में जितने भी लोग थे जी वो एजुकेटेड नहीं थे, जी। तो वो मैनर नहीं जानते थे। अब जैसे ये परशुराम जी जो हैं बात करते करते मंच तक आ जाते थे, यहाँ राम लक्ष्मण बैठे थे, तो जैसे ही परशुराम आए तो हमारे जोड़ के खड़े हो जाते थे, हमसे कोई मतलब नहीं। बात विश्वामित्र जी से कर रहे हैं जी। क्या मर्यादा का जितना अनुपालन हमसे अच्छा बना अभिनय में, उतना अन्य लोगों से नहीं बन पाता। अच्छा, परशुराम जाके तो आप तुरंत खड़े हो गए, मतलब हो चाहे ना हो। हाँ नहीं, हाँ हाँ, वही शिष्टाचार के। मर्यादा पुरुषोत्तम मानते। जी जी जी, हाँ वही, मतलब बात आपसे हो रही हो या ना हो रही हो, हाँ। परशुराम की आ गए तो फिर आपको खड़े हो जाना। कहीं भी अशिष्टता नहीं होती थी। जी जी जी। अच्छा, और अभिनय की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण रखा आपने? जैसे एक तो ये था कि आप शिष्टाचार और मर्यादा को रखते थे, और क्या ध्यान करना चाहिए आज के नए लड़कों में जो ये चीज़ें, राम के अभिनेता हैं बहुत क्वालिफाइड भी तो हैं, लेकिन वो आज के लड़कों की तो मानसिकता ये है कि वो रामलीला को व्यापार समझते हैं, जी व्यापार समझ के करते हैं। हम उस समय तक रामलीला को व्यापार नहीं समझते थे, राम का महत्व समझते थे और आध्यात्मिक दृष्टि थी, जिसका रिजल्ट हुआ कि जब हम जीवन में उगे तो अध्यात्म में ही प्रवेश हो गया। आध्यात्मिक दृष्टि, ये प्रभाव थोड़ा रामलीला की वजह से, रामलीला की वजह से बना, और भगवान की ऐसी कृपा रही कि अध्यात्म में भी मुझे ऐसे गुरु का साक्षात्कार हुआ कि मेरी दृष्टि में तो ऐसा संत इस धरती पर नहीं होना चाहिए। रतन जी पीछे चित्र लगा है। जी जी। अच्छा जी। तो वो हम
आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद माई लाइफ जी, नाउ इट इज। बहुत सुंदर। और कुछ बताइए रामलीला का इतिहास जो आपकी जानकारी में होगी। कानपुर की रामलीला का इस तरह विस्तार ये 4-5 जिलों में ज़्यादा हुआ और प्राय ये जो धनुष भंग की लीला ज़्यादा प्रसारित हुई। उस समय मतलब रेडियो भी था तो संपन्न लोगों के घर में था, जी, कोई मनोरंजन का साधन था नहीं, तो गांव-गांव में मतलब ये चरित होता था। जी। जब से टेलीविज़न आ गया तब से ये लगभग मैं समझता हूँ कि 50% रामलीलाएँ बंद हो गई। दूसरी बात, अब रामलीला के प्रति श्रद्धा नहीं है। नाटक नौटंकी समझ के लोग देखते हैं और नाटक नौटंकी समझ के लोग करते हैं। जिस समय की मैं बात कर, मैंने 5 वर्ष ईश्वर का सम्मान प्राप्त किया है। जी, जब परसामी खत्म हो जाती थी तब जितना समूह इकट्ठा होता था उसका मैं समझता हूँ लगभग 20-25% पैर छूने के बाद कर जाता। अब स्थितियाँ व्यापारिक हो गई। अब श्रद्धा इधर रामलीला के प्रति कोई नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था कि रामलीलाएँ तो पूरे भारत में होती हैं, विदेशों में होती हैं, पर रामलीला दशहरा तक सीमित रहती है। हाँ, ये कानपुर के 4-5 जिलों में रामलीला का इतना विस्तार, ये संसाधन टीवी और रेडियो का तो पूरे भारत में स्थितियाँ नहीं थी उस समय, इतना विस्तार क्यों हो गया, क्या कारण था इसका मुख्य आकर्षण रहा राम लक्ष्मण परशुराम संग्राम जो ये कानपुर में प्रचलित था। हाँ, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे कि ये अचानक इसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया इन अभिनेताओं ने? ऊंचाइयों पर पहुंचाने का श्रेय और स्वामी ने जी, तो पंडित शिवदत्त लाल अग्नोत्री मैन जी, शिव जी के थे, उनको है। फिर जनक में पहले इतना महत्व नहीं था। जी, वंशलाल त्रिपाठी शलभ जी, जब से आए तब से जनक के अभिनय को मतलब आगे बढ़ा दिया। मेरे पिताजी ने रावण का अभिनय शुरू किया तो रावण के पात्र को इतना अधिक संजो के और सुविचारित रखा कि इन पात्रों के अभिनय को रीढ़ की हड्डी समझा गया रामलीला। जैसे जैसे प्रतिभा संपन्न लोगों का प्रवेश होता रहा, जिस रूप में होता रहा जिसका, उसके बाद में किसी को बाणासुर में मतलब ये जैसे जैसे पात्रों के अभिनय में परिमार्जन होता रहा वैसे वैसे ये मतलब उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। खैर अभिनय तो शिवदत्त लाल जी का अच्छा था, हाँ। मुरारी जी का भी अच्छा था, अभिनय तो था ही, पर अभिनय अच्छा है लेकिन अभिनय को मंच भी तो देना है। तो ये मंच गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य श्रेय किसको जाएगा? नहीं, ये तो जनता को ही से जनता ने अपने जनता क्योंकि अभिनय से प्रभावित। दूसरी बात, उस समय और कोई साधन नहीं था मतलब सबसे मिलजुल के काम करने का, तो गांव वालों ने 10 आदमी इकट्ठा हो गए, रामलीला हो जाए, उन्होंने रामलीला के सच्चंदानंदा किया और कौन अच्छा पात्र है कौन किससे मतलब ये तो से समय को जाएगा। हाँ, समय को। क्योंकि आपने जब काम रामलीला को छोड़ा है वो समय स्वर्णिम युग था रामलीला का, बिल्कुल वो बहुत उससे ज़्यादा फिर ऊंचाई न उसे मिली, वहीं से फिर शुरुआत हो गई नीचे, उसके बाद पतन हुआ। जी। तो वो जो स्वर्णिम महत्व इसमें सारे कलाकारों का और ये जो इस तरह के आपके पिताजी जैसे लोगों ने उसको एक तरीके से भले ही व्यवसाय बनाया हो लेकिन उसमें जम के काम भी किया। केवल व्यवसाय तो आप भी आज भी लोग कर रहे हैं, आज भी मंडली बनती हैं, लेकिन अब कहीं उस पर उसके विकास पर चर्चा कोई नहीं कर रहा है, ना उस पर कहीं प्रयोग हो रहा है कुछ भी। विकास की क्षमता नहीं है। पुराने लोगों में चूँकि श्रद्धा भाव अधिक था, जब तक किसी कार्य में श्रद्धा नहीं हुई तब तक आपकी प्रतिभा का विकास हो नहीं सकता। इन लोगों ने प्रतिभा का परिमार्जन किया। जी। अच्छा, पहले और प्राचीन अगर युग में देखा जाए तो रामलीलाओं के मंचन जहाँ होते थे वहीं के आसपास के लोग अपना तैयार होते थे, वही कमेटी वही कलाकार। नहीं, सबसे पहले रामलीला का जो सामूहिक पंडित ज्वाला प्रसाद जी को जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ज्वाला प्रसाद जी के बाद हमारे पिताजी को नंबर रहा। पहले तो झांकियों में रामलीला होती थी, ज्वाला प्रसाद जी ने मतलब ये पर्दे लगा के। ये कहाँ के थे, इनका कुछ परिचय है आपकी जानकारी में? रहने वाले तो सरसौल के थे। हाँ, और अचानक ये रामलीला से क्या जुड़े थे, पहले से थे? वो संगीतज्ञ बहुत अच्छे थे, वो कवि भी बहुत अच्छे थे। ज्वाला प्रसाद जी, रामदास दंपत प्रिया जी जी, इन सब नामों से। हाँ, ये तो लिखते थे। ज्वाला प्रसाद जी के उपनाम थे ये। वो मतलब उन्होंने जो मंडल व्यवसायिक बनाया तो कहीं से परिकल्पना ही होगी कि हम इस तरह से मंडल बना करके गठन। प्रतिभा संपन्न थे, सब कवि थे, कवि के साथ में संगीत के आचार्यों में थे जी।
उस समय जो भी राम फिल्मी तर्ज पर कोई नहीं पर क्लासिकल म्यूजिक से ही मतलब ये रामलीला में सब काम होता था। शास्त्रीय संगीत पर। शास्त्रीय संगीत पर आधारित, ये फिल्मी तर्जों पर कुछ नहीं होता था। जितने भी ज्वाला प्रसाद जी ने मतलब ये लिखे सब क्लासिकल। हाँ, अच्छा, उसके बाद ये कन्हैयालाल जी का भी एक बीच में नाम आता है। कन्हैयालाल जी पहले हमारे मंडल में हमारे बड़े भाई साहब लक्ष्मण बनते थे, उनके बॉडीगार्ड ये कि ये संरक्षक के रूप में हुए। फिर धीरे धीरे उन्होंने भी मंडल को खोल दिया, कन्हैयालाल जी ने। हाँ, और उनका भी मंडल बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। और सबके अलग अलग पात्र, कुछ पात्र ऐसे थे जो उनके आज के अलावा कहीं जाते ही नहीं थे। अच्छा। उसके बाद जब ये मजाक में कन्वर्ट होने लगी रामलीला, तब राम बहादुर पांडे एक थे। अच्छा। राम बहादुर वो जोकरी बहुत अच्छी करते थे। जी। उस समय फिल्म में गोप के स्टाइल के थे, वो उनसे बॉडी थी, तो उन्होंने भी किया। लेकिन इन लोगों के राम बहादुर के टाइम में रामलीला का पतन हुआ, उत्थान नहीं हो पाया। अच्छा, इन लोगों ने कुछ नया सृजित नहीं किया, जो बना बनाया मिल गया। जो बना बनाया मिला उसको विद्रूप कर दिया। अच्छा जी। अच्छा, और जनता का भी टेस्ट, चूँकि देश आज़ाद हो गया तो गुलामी वाली बातें खत्म हो गई, तो आदमी मनोरंजन की तलाश में था। जी। धीरे धीरे श्रद्धा भी अब आजकल कहने को हमारा तो अनुभव ये भाई साहब कि जितनी चर्चा आजकल अध्यात्म की और धर्म की है, उतनी चर्चा इतिहास में कभी नहीं हुई। कभी नहीं। लेकिन जितना भ्रष्टाचार और नकल आज है, धर्म का पतन आज, उतना भी इतिहास में नहीं है। ये विचित्र युग में हम आप रह रहे हैं। कथनी करनी में कोई समानता नहीं, बिल्कुल आसमान जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान। तो इस तरह से अब ये रामलीला का आपने वो स्वर्ण काल देखा, उसके पहले के भी काल को देखा, घर से ही रामलीला थी, जन्म आपका रामलीला में हुआ, और आखिरी तक देखा। आज भी कहीं ना कहीं चर्चा में रामलीला रहती होगी, कहीं ना कहीं सुनने को मिलता होगा। नहीं, अब तो सन्नत। अच्छा, नहीं, वैसे रामलीला का भविष्य क्या लग रहा है? जो पतन का कार्यक्रम था, शुरुआत हुई उसकी, आज क्या भविष्य दिखाई पड़ रहा है रामलीला का? कोई भविष्य मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। आगे क्या संभावना? रामलीला बंद हो जाएगी? रामलीला बंद तो नहीं होगी, बंद तो इसलिए नहीं होगी कि रावण पीछे पड़ा। दशहरे के कार्यक्रम तो कभी नहीं बंद होंगे, कभी भी नहीं बंद होंगे। और ये जो दशहरे के बाद धनुष बंद तक के कार्यक्रम होते हैं जी, इनमें कमी आ गई है। और धीरे धीरे ये रामलीला रहेगी शाश्वत, राम शाश्वत है। अच्छा, और दशहरे का कार्यक्रम मतलब जहाँ भी हिंदू है वहाँ दशहरे का कार्यक्रम तो होता है, और ये होता रहेगा। इसको कोई प्रारूप कुछ भी हो सकता है। प्रारूप अब समय के साथ में इतना, अब परेड की रामलीला है, परेड की रामलीला में खर्चा मतलब लाखों में नहीं करोड़ तक पहुंचता है, करोड़ों का बजट बनता है। अच्छा, परेड की एक रामलीला ऐसी है, क्योंकि आप तो बहुत पुराने समय से परेड की रामलीला को भी जाना है। परेड की रामलीला हमसे भी हाँ, बहुत पुरानी है। परेड की रामलीला में शुरुआत में वहीं के स्थानीय कलाकार काम करते थे, और जब स्थानीय बंद हुए तो सीधे मथुरा के बाहर गए। कानपुर के कलाकारों की यहाँ पे क्यों तवज्जो नहीं मिली? जब भी कानपुर का कलाकार अपने आप में था, कानपुर की समय श्रद्धा थी, मतलब कुछ कमेटी के लोग, कुछ कानपुर के लोग, मतलब ये चूँकि वो उतने दिन रखते थे, दूसरा उतने दिन आप किसी से मिल नहीं सकते जितने दिन रामलीला होती। हाँ, वो अपना ढंग है, समय के साथ में वहाँ भी परिवर्तन है जी। तो वो अपना बाहर से है, वो चूँकि रामलीला मंच लगते हैं, लेकिन वो रामलीला जैसे और रामलीलाएँ होती हैं वैसे परेड की नहीं होती। हाँ, उससे वो अब जैसे ये और जगह डांस को और जोकरी को बड़ा महत्व देते हैं परेड के समय। परेड में वहाँ संवाद को भी विशेष महत्व नहीं है, सिर्फ कोई इतनी भीड़ होती है कि मतलब वो उस टाइप के पात्र ही नहीं होते। जी। अच्छा, अपने कानपुर की रामलीला के और कुछ पात्रों के आप नाम बताएं जो चर्चा में रहे हों, जिनकी वजह से रामलीला को वो संबल प्रदान मिला हो। है ना, बंसलाल त्रिपाठी शलभ जी, जनक में, रावण के पाठ में हमारे पिताजी जी, और कन्हैयालाल जी भी रावण बनते थे। अच्छा, पिताजी को देख के ये राम बहादुर जितने मंडलाधीश थे सब रावण बनने लगे। रावण बनने लगे। और रावण पिताजी तो हमारे ऐसे गए और रावण का चरित्र भी करने लगे।
अच्छा हाँ अच्छा, ये हाँ ध्यान आ गए, परशुरामी भी करते पिताजी आपकी। ये जो परशुराम का स्वरूप आया कानपुर वाला, कानपुर यह स्वरूप परशुराम का, ये कहीं स्वरूप किसी रामलीला में, बाहर की रामलीला में नहीं देखने को मिलता। ये चड्ढी पहनना और बिना दाढ़ी के केवल काजल की मुछ बना के आ जाना है। ये पिताजी के टाइम से शुरू है। पिताजी यही इस तरह का श्रृंगार करते थे? नहीं, ज्वाला प्रसाद जी के निर्देशन, जैसे पहले मंगलाचल का दृश्य नहीं होता था, जी तो ये ज्वाला प्रसाद जी ने जब मतलब होने लगा तो ज्वाला प्रसाद जी ने कुछ लिख के पिताजी को ये महेंद्राचल का पिताजी से शुरू जी। किया। ज्वाला प्रसाद जी के डायरेक्शन हाँ। पिताजी से शुरू जी, उनकी ज्वाला प्रसाद जी की परिकल्पना थी ये। परिकल्पना थी, पिताजी से उन्होंने मूर्ति स्वरूप दिया उसको। जी अच्छा अच्छा। और ये धोती है चड्ढी वाला स्वरूप, ये भी वहीं से शुरू हुआ? नहीं, धोती चड्ढी का स्वरूप तो ये बाद में मतलब शिवदत्तलाल जी ने शुरू किया। शिवदत्तलाल जी ने नहीं शुरू किया, जो स्वास्थ्य में कुछ कमज़ोर थे, हाँ क्योंकि जितने परशुराम बनते थे उनका बॉडी मतलब इतना स्पेशली राम अच्छी होती थी बॉडी, तो वो लोग तो अपनी बॉडी का प्रदर्शन करने के लिए करने लगे। जिनकी बॉडी इतनी अच्छी नहीं थी वो मतलब ये धोती पहनने लगे। दूसरी बात, समय के साथ में ऐसा सब लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग ही करते हैं। लेकिन ये स्वरूप जो आता है परशुराम का चड्ढी वाला बिना दाढ़ी वाला, ये क्या वास्तविक स्वरूप है? आपने आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा होगा राम। अब ऐसा है कि जिस समय परशुराम जी का होंगे उस समय तो ये सवाल नहीं उठता, उस समय तो साधु संतों के रूप में ही रहते होंगे। जी जी जी। बस। हाँ, अन्य नहीं, जहाँ भी और भी रामलीलाएँ होती हैं, रामलीला जो हो रही रामलीला थोड़ी पुरानी रामलीलाएँ हैं जो कानपुर शैली से अलग की, चाहे अयोध्या की हो चाहे मथुरा की भी हो। हाँ, तो मथुरा की भी रामलीला जो परेड में होती है, वहाँ भी परशुराम वही दाढ़ी और धोती पहन नहीं के नहीं, आते। वो स्वरूप प्रामाणिक है, जी। क्योंकि जब परशुराम हुए होंगे तो उसी स्वरूप में तो रहते होंगे। ये कानपुर वालों के दिमाग में कहाँ से ये स्वरूप आ गया? अब ये तो यहाँ के ये पंडित शिवदत्तलाल जी से संबंधित है। अच्छा, पिताजी आपके पहनते थे धोती? पिताजी ने तो मतलब कितने दिन ये तो नहीं बता पाएंगे। पिताजी ने ज्वाला प्रसाद जी के यहाँ थोड़े दिन ही काम किया, उसके बाद में अपना मंडल खोल लिया था, परेशानी करना पड़ा। अच्छा, बंद कर दिया था के बाद से। पर इसमें कभी दिमाग किसी ने नहीं सोचा कि ये परिवर्तन हो, लेकिन यही स्वरूप पसंद किया जाने लगा तो लोग इसी को अब पसंद क्या, जो जनता को दिखाएगा या जनता विवश है उसको देखने। जी। पर वैसे सामाजिक रूप से कितना इसको ठीक माना जाना चाहिए? सामाजिक रूप से तो नहीं ठीक, जी। क्योंकि कोई भी मतलब बाल ब्रह्मचारी सब इस प्रकार से नहीं रहेगा, इस प्रकार से नहीं रहना चाहिए उसको। नहीं रहेगा। जी चाहिए की बात अलग है। जी। आज भी जो सात्विक विचारों के लोग हैं वो वेशभूषा पर विशेष ध्यान नहीं रखते हैं। जी। और या तो फिर इतना दिव्य हो, जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान नागा निरंकारी जीवन में लग्न रहे। तो वो तो परमहंस की कोटि में थे। हाँ, पर परशुराम का व्यक्तित्व इस कोटि का था क्या? परमहंस कोटि का थे तो नहीं, परशुराम का व्यक्तित्व, जो आदमी क्षत्रियों के पीछे पड़ा हो और क्षत्रियों को ढूंढ के मतलब ब्राह्मण को समर्पण कराता हो, उस प्रकार का समाज ये सुधार करता है, इनसे कैसे हो सकता है? वो परमहंस की कोट में कहा जाता है। हाँ। उस कोटि से। और परशुराम तो इतने वीर थे कि कर्ण से धनुर्विद्या सीखने गया, जाति छिपा के। उस समय मतलब ये परशुराम जी सबसे बड़े योद्धाओं में गिनती हो रही थी। जी। वीर पुरुष से। तो रावण इनसे नहीं भय खा पाया? रावण को इनसे भय नहीं हुआ? रावण से कभी टकराए नहीं, क्योंकि दोनों शिव भक्त थे। अच्छा, इसलिए टकराव नहीं हुआ? कभी टकराव नहीं हुआ। अच्छा, तो खैर चलो, वो तो उस ढंग की बातचीत है। बाकी और आपके समय के लक्ष्मण अभिनेताओं के कुछ नाम बताइए, परशुराम अभिनेता किसी और? हमारे समय में तो ये तो सामने बैठे हैं जी। रामचंद्र विधि लाल। जी। और भी
अच्छा, आप लोग जब दोनों लोग जनते नाम तो एक ही जैसा, आपका भी रामचंद्र नाम है हाँ। और आपका भी रामचंद्र, तो ये भी एक होता होगा संयोग कि दोनों का नाम ही एक ही जोड़ी। नहीं, हम त्रिपाठी हैं ये तो। नहीं, वो तो एक बात की बात है, नाम एक ही था दोनों लोगों का। हाँ ना, जी इसीलिए इनका रामचंद्र नाम बिरले लोग जानते हैं। हाँ, लेकिन इनका तो वो दूसरा वाला नाम ज़्यादा चर्चित था। जी हाँ, तो और बताएं कुछ और अभिनेता जो अच्छे वो लक्ष्मण के रूप में। लक्ष्मण के रूप में हमारे समय में एक महेश शुक्ला औरैया के थे, जी वो बहुत अच्छे, उनसे कुछ हमने भी सीखा। अच्छा। वो इतना अच्छा अभिनय करते थे, औरैया के थे। और हमारे बड़े भाई बालकृष्ण त्रिपाठी, मतलब बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जी बालकृष्ण त्रिपाठी